हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्पेशल लेकर आए हैं आपका इतिहास का नेक्स्ट पार्ट। जो है पहला पार्ट देखा जाए तो इससे पहले आ चुका है जो भारतीय आंदोलन जो हुआ था, जो मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे आंदोलन आपका हुआ था 1885 से लेकर 1915 तक का जो भी आंदोलन हुआ था उसके विषय में एक वीडियो आ चुका है। अगर वो वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए लिंक में और उससे देख सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट है आपका होम रूल आंदोलन से लेकर 1942 तक जो भारत छोड़ो आंदोलन तक का आपका इतिहास है। तो देखते हैं आज हम लोग पहला क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है होम रूल आंदोलन। आज हम लोग पहले होम रूल आंदोलन से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ही शुरू करेंगे आपका जो आंदोलन हुए हैं। देखा जाए होम रूल आंदोलन को तो होम रूल आंदोलन दो प्रकार से, एक प्रकार से हुआ था, दो लोग इसको बनाए थे। तो पहले के थे कौन थे, तिलक का होम रूल आंदोलन था और दूसरा था एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन था। देखेंगे कि इसकी स्थापना 28 अप्रैल 1916। देखिए ध्यान रखिएगा क्योंकि दोनों जो आपका होम रूल आंदोलन था उसका जो स्थापना दिवस है, उसका स्थापना डेट है वो पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है जो तिलक का बाल गंगाधर तिलक का होम रूल था वो कब स्थापित हुआ था, आपको याद रखना है कि 28 अप्रैल 1916 को है और इसका मुख्यालय कहाँ है, बेलगांव कर्नाटक में। ठीक है, याद रहेगा। और क्या है, क्षेत्र कहाँ था, ये महाराष्ट्र में था, कर्नाटक में। मतलब देखा जाए तो पश्चिम में भी है और थोड़ा सा दक्षिण में भी है। और उद्देश्य क्या था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक ही इनका ही उद्देश्य था जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है। और दूसरा देखा जाए एनी बेसेंट का जो होम रूल आंदोलन था इसकी स्थापना कब हुआ था, 1 सितंबर 1916 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है, अद्यार आपका मद्रास में, दक्षिणी भारत में आपका हुआ था। और देखा जाए क्षेत्र है मद्रास और तमिलनाडु। पहले एक प्रकार से देखा जाए तो मद्रास बोला जाता था तमिलनाडु को, लेकिन अब तमिलनाडु बोला जाता है, मद्रास नाम नहीं ज़्यादा बोला जाता है। इसका उद्देश्य क्या था, स्वशासन की स्थापना। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और याद रखना है कि होम रूल आंदोलन जो है आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। तो ये भी शब्द याद रख सकते हैं। इस तरह के से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो होम रूल आंदोलन है किससे प्रभावित है। तो आपको ध्यान रखना है ये लाइन कि होम रूल आंदोलन जो था कहाँ के आंदोलन से, आयरलैंड के आंदोलन से प्रभावित था। तो आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट आपका देखते हैं। देखिए देखा जाए तो कथन इनका क्या है, जो देखा जाए एनी बेसेंट का कहना था कि मैं प्रेरक का कार्य कर रही हूँ तथा सोए हुए देश को जगा रही हूँ। एक आयरिश महिला थी एक प्रकार से देखा जाए तो एनी बेसेंट, और इन्होंने भारत में अपनी योग्यता का परिचय दे रही थी और लोगों को जगाने की कोशिश कर रही थी कि भारतीयों को जगाकर अंग्रेज़ों को खिलाफ करना चाहती थी। ठीक है। दूसरा था 1917 में आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इसका दमन कर दिया। तो देखा जाए ये नई बात नहीं थी, अंग्रेज़ों का ये नई बात नहीं थी, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली एक प्रकार से सैनिक प्रभुत्व वाले लोग थे अंग्रेज वाले, और हर चीज़ को वो दमन कर दबा दिया करते थे। अब भारत में किसी के पास ऐसा शक्ति नहीं था कि उनके दमन के आगे टिक पाए, और हमेशा ये दमन करके ख़त्म कर दिया करते थे। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए दिया जा रहा है कि रॉलेट एक्ट, और इसको कब हुआ था, 1919 में। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था, आपका 1919 में। यह बहुत ही डेंजर एक प्रकार से कानून था जिसमें बिना कानून, बिना दलील, बिना अपील किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसको कब तक जेल में रखा जाएगा ये कोई नहीं जानता था।
किसको कहाँ रखना है वो सिर्फ सरकार जानती थी, आप कहीं अपील नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो एक काला कानून भी इसको बोला जाता था। याद रहे आपको, इसको क्या बोला जाता था? काला कानून भी बोला जाता था, तो आपको ध्यान रखना है। इस अधिनियम को 18 मार्च 1919 को पारित कर दिया गया था और ये 3 साल के लिए इसकी अवधि रखी गई थी कि ये 3 साल तक कानून लागू रहेगा। और ये भी इसलिए लागू किया गया था कि देखा जाए तो 1919 तक आते आते भारत में इतनी ज़्यादा लोग समझ चुके थे अंग्रेज़ों का विरोध करने का, एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत लोग एक्टिव हो चुके थे भारतीय। इसके वजह से इसको दबाने के लिए, जो भारतीयों को कुचलने के लिए, भारतीयों को मारने के लिए जो आज़ादी के दीवाने थे उनको दबाने के लिए एक प्रकार से रौलट एक्ट लाया गया था कि बिना किसी पूछे, बिना किसी कहे आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। सिर्फ आप सरकार के खिलाफ होते हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, तो एक प्रकार से बहुत ही डेंजर कानून था, आपको ध्यान रखना है। इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता था, ये पहले बता दिया गया है। ठीक है, ये शब्द आपको याद रहे। इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील के कानून के रूप में कहा जाता था। तो आपको ये शब्द कई बार क्वेश्चन बनकर आ चुका है कि किस कानून को कहा जाता है बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील के कानून कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको रौलट एक्ट को। ठीक है, देखा जाए आगे, देखिए दिया है कि इसके विरोध में संपूर्ण देश में 6 अप्रैल 1919 का दिन राष्ट्रीय अपमान दिवस किसके रूप में मनाया गया था? राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया था। इससे पूरे देश में हड़ताल के रूप में भी मनाया गया था कि हड़ताल भी किया गया था 6 अप्रैल को। आपको डेट याद रखना है और क्या रखना है कि राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया था। ठीक है, रौलट एक्ट के विरोध में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखा जाए तो 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पहला कौन थे? सैफुद्दीन किचली तथा आपका डॉक्टर सत्यपाल को। ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो आज़ादी के दीवाने थे, एक प्रकार से समाज में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ पे इनको अंग्रेज़ों ने पहले गिरफ्तार कर लेते हैं बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे। ठीक है, और इसके वजह से देखा जाए तो बाद में जलियांवाला बाग जो था आपका, उसी जगह पे इन्हीं लोगों को छुड़ाने के लिए, उन्हीं लोगों से बात करने के लिए देखा जाए तो ये भीड़ जुटी थी जलियांवाला बाग में। लेकिन बाद में क्या हुआ था, एक प्रकार से जलियांवाला बाग में एक प्रकार से जानते होंगे कि जनरल डायर ने गोली चलाने की आर्डर दे दिया था, बहुत लोग उसमें मारे गए थे। इन्हीं को छुड़ाने के लिए लोग जुटे थे, सभा हो रही थी, इसी में गोली चली थी। और देखा जाए आगे, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड आखिर में हुआ क्यों था? क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो पागल हो गया था जनरल डायर और तुरंत गोली चलाने की आर्डर दे दिया गया था, लेकिन इसका कुछ और रीज़न था। सुनिए क्या हुआ था कि उतनी समय जो पंजाब राज्य है, ध्यान रखिए कि 1919 आते पंजाब राज्य एक बहुत बड़ा, एक प्रकार से देखा जाए अंग्रेज़ों के लिए सर दर्द बन चुका था जो पंजाब राज्य था। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखा जाए तो एक आपका पश्चिम बंगाल और दूसरा था आपका पंजाब राज्य जो सबसे ज़्यादा विरोध करने में आगे था। इसी वजह से अंग्रेज़ जो थे बहुत ही परेशान थे पंजाब से, और कभी ना कभी ये सोच रहे थे, खोज रहे थे, किसी भी रीजन से खोज रहे थे कि कभी इनको पाया जाए और एक समय ऐसा भी आएगा कि इनको मार दिया जाएगा, कुछ ना कुछ किया जाएगा। ये बहुत दिन से टारगेट पे लिए हुए थे। और जो आपका 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, ये इसी का एक प्रकार से नतीजा था कि पंजाब को किसी भी तरीके से हाथ से बाहर नहीं जाने देंगे। यही कारण था कि आपका 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।
तो आपको ध्यान रखना है कि आपका बहुत पहले से ही रणनीति अंग्रेज़ों का चल रहा था और ये दिन अचानक में मिल गया उनको और गोली चलाने की आर्डर दे दिए थे। ठीक है, तो इसमें एक लोग का हाथ नहीं था, पूरी जो अंग्रेज थी इनकी सबका हाथ था। ठीक है, तो देखा जाए इस सभा जो आयोजन हो रहा था उसमें ही जनरल डायल ने गोली चलाने की आर्डर दे दिया था, तो आपको याद रखना है। और बहुत लोग इसमें निर्दोष लोग मारे गए थे, जिसमें बच्चे भी थे, औरत भी थी, मर्द भी थे, और 1000 से ऊपर, लगभग में 1500 से ऊपर लोग मारे गए थे। लेकिन बाद में देखा जाए हंटर कमेटी इसी पे आयोग पे हंटर कमेटी जांच करने के लिए बनाई गई थी। अब बाद में देखा जाए तो जनरल डायर को निर्दोष घोषित कर दिया गया था, निर्दोष साबित कर दिया गया था हंटर कमीशन के द्वारा। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। देखिए, अब एक चीज़ थी कि भारत में एक बहुत बड़ा ही एक प्रकार से विवाद हो गया जब आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसको सबको झकझोर कर रख दिया था, पूरे भारतीय लोगों को झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि उसमें बहुत निर्दोष लोग मारे गए थे। इसमें औरत भी थी, इसमें बच्चे भी थे। इसके वजह से कुछ जो महान लोग थे उनको अंग्रेज़ों ने उपाधि दिया था, वो लौटाना भी चालू कर दिए थे। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है हमेशा कि किसने किसने अपनी उपाधि लौटाई थी। तो महात्मा गांधी ने आपका केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था, और जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की जो आपका उपाधि थी वो लौटा दिया था। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो देखा जाए नेक्स्ट में, देखिए देखा जाए तो आपका 13 अप्रैल 13 कितना है 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। लेकिन एक प्रकार से 21 वर्ष जोड़ लीजिए, इसमें एक व्यक्ति ऐसा था जो बहुत दिन से सोच रहा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला कैसे लिया जाए। तो देखा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 वर्ष बाद 13 अप्रैल 1940 को एक प्रकार से सरदार उधम सिंह ने लंदन जाकर लंदन गए थे, जो आपका सरदार उधम सिंह थे, और वो जनरल डायर जो है अपनी बड़ाई कर रहा था, सभा संबोधित कर रहा था, उसी में उन्होंने गोली मार दी थी। एक शेर, समझ लीजिए, एक इनको शेर बोल सकते हैं, भारत का शेर बोल सकते हैं, क्योंकि इसका बदला उन्होंने ले लिया। और इस सभा में माना जाता है कि जो जनरल डायर है इसी 1919 का जो 13 अप्रैल 1919 का जिक्र इसी सभा में कर रहा था और अपनी बड़ाई कर रहा था कि हमने हजारों लोगों को मार दिया था और एक भेड़ बकरियों की तरह मारे थे। ठीक है, तो इसी की वजह से इन्होंने बहुत दिन तक प्रयास किया था, इंग्लैंड में रहे थे और बहुत दिन से इस समय का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मारना है। ठीक है, तो आपका वही दिन चूज किए थे जिस दिन ये घटना हुआ था। तो ये बदला रिवेंज लेने की आपका बहुत ही अच्छा तरीका ढूंढे थे। जो इस समय का, जिस समय में ये घटना घटी थी, तो कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड इस समय का वायसराय था, आपको ध्यान रखना है। देखिए, खिलाफत आंदोलन, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो भी आंदोलन हुए हैं उसके विषय में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं खिलाफत आंदोलन में क्या था। ये भी 1919 से ही चालू हुआ था। तो देखा जाए थोड़ा सा इसका समझ लीजिए, खिलाफत आंदोलन आखिर में क्या था। तो खिलाफत आंदोलन हमारे देश के लिए कुछ नहीं था, हमारे देश के लिए, भारत के लिए कोई महत्व ही नहीं था, लेकिन ये एक प्रकार से तुर्की के लिए था। देखिए, ये आंदोलन सिर्फ तुर्की के लिए था। एक संयोग कहिए कि हमारे देश में एक प्रकार से खिलाफत आंदोलन होता है, किसके लिए? तुर्की के लिए। तो और भी क्या है, ये मुस्लिम लीग,
किसके लिए है? मुस्लिम लीग। सिर्फ भारतीय मुस्लिमों का ज़्यादा महत्व था, अपना इनका ही एक महत्व था खिलाफत आंदोलन के लिए। देखा जाए तो भारतीयों के लिए कोई खास महत्व नहीं था, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए इसका ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता जो है आपके गांधी जी करते हैं। कौन करता है? एक गांधी जी इसकी अध्यक्षता करते हैं, इसकी वजह से क्वेश्चन बन जाता है इसमें, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए क्या हुआ था 1919 में, देखेंगे कि 13 से लेकर 1914 से लेकर 1918 तक विश्व युद्ध चला था, प्रथम विश्व युद्ध। तो आपको ध्यान रखना है प्रथम देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो चला था आपका, इसी समय एक प्रकार से पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी। एक ध्रुवीय राष्ट्र थी, एक आपके मित्र राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र ने विजय प्राप्त किया था, जिसके एरिया में कौन कौन थे? यूएसए था आपका, देखेंगे कि यूएसए, जापान, इंग्लैंड, आपका फ्रांस, ये सब लोग थे। इधर जो आपके थे ध्रुवीय राष्ट्र में थे, जर्मनी थी, तुर्की था, कई लोग इधर भी थे, रसिया भी थी। तो देखा जाए कि जो मित्र राष्ट्र थे एक सम्मेलन कराए थे आपका, फ्रांस में हुआ था आपका। तो उस सम्मेलन में जो भाग लिया गया था, उसमें आपका जो भी हारे हुए राष्ट्र थे उनको रिवेंज, बदला लेने की बात चल रही थी कि आपको हम बर्बाद करने की भी कोशिश उसमें चल रही थी। तो इसमें आपका तुर्की देश भी शामिल था आपका, देखा जाए ध्रुवीय राष्ट्र की तरफ। तो थोड़ा समझते हैं क्या है। तो एक मित्र राष्ट्र थे, देखिए एक मित्र राष्ट्र और एक ध्रुवीय राष्ट्र। दो थे, इधर आपके यूएसए था और आपका यूएस था, और आपका देखेंगे कि फ्रांस भी था, और जापान भी था, और इधर देखेंगे तो जर्मनी और आपका ध्रुवीय राष्ट्र में तुर्की भी था, और इधर देखेंगे आपका रूस भी था। तो जीतने वाले ये थे और हारने वाले थे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि एक बैठक हुई थी जिसको वर्साई की संधि भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? वर्साई की संधि हुआ था। वर्साई की संधि में निर्णय लिया गया था कि जो हारे हुए राष्ट्र हैं उनसे जो भी देखा जाए विश्व युद्ध में नुकसान हुआ है, भरपाई के लिए उन्हीं को दोषी ठहराया गया था। उन्हीं को कहा गया था कि जो भी आपका नुकसान हुआ है आप ही लोग इसको भरेंगे। और देखा जाए तो जर्मनी को, रसिया को, चाहे तुर्की को, सबको अलग थलग करने की योजना बनाई गई थी। और इसमें वर्साई की संधि में ही सबको रिवेंज, बदला लेने की बात चल रही थी। इसकी वजह से देखेंगे तुर्की को भी डिवाइड किया जा रहा था, अलग थलग किया जा रहा था। इसके वजह से भारत के मुसलमान या पूरे विश्व के मुसलमान भड़क उठे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, और इन्होंने अपना सहयोग देना बंद करने के लिए धमकी दे रहे थे अंग्रेज़ों को कि अगर अंग्रेज़ तुर्की को बर्बाद करते हैं तो हमें एक प्रकार से उनका सहयोग नहीं चाहिए, हम उनका सहयोग नहीं करेंगे और इनके खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे जब तक ये लोग अपना निर्णय वापस नहीं ले लेते हैं।
तो इसके वजह से देखेंगे खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। इसमें देखते हैं खिलाफत आंदोलन में क्या है। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध जीतने के बाद तुर्की के सुल्तान का सभी अधिकार छीन लिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो तुर्की के अधिकार को छीन लिया गया था उसको एक प्रकार से कई टुकड़े में डिवाइड किया जा रहा था। दुनिया के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे। देखिए सबसे बड़ा विवाद इसी नाम से था, ये जो खलीफा पद था। पहले खलीफा पद आता था। खलीफा पद वह पद था जो आपका देखेंगे कि जो मुस्लिम धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है, जो सऊदी अरब से स्टार्ट होता है और आपका तुर्की तक जाता है। तो आप खलीफा पद को ही बर्बाद करने की कोशिश किया जा रहा था उन लोगों के द्वारा। तो इसी पद को बचाने के लिए ये प्रदर्शन चल रही थी। भारतीय मुसलमान भी इसका विरोध कर रहे थे, इसलिए तुर्की के खलीफा का पद बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया गया और एक प्रकार से खिलाफत कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि खलीफा पद को बचाने के लिए खिलाफत कमेटी बनाई गई थी, तो आपको ध्यान रखना है। और इस खिलाफत कमेटी में कौन कौन लोग थे, तो देखा जाए इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, आपके महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, भी ध्यान रखना है। और सदस्य जो थे, प्रमुख सदस्य आपका शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल कलाम आज़ाद। देखा जाए तो जो मुस्लिम लीग थे बहुत चालाक लोग थे ये लोग, क्योंकि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और इन्होंने क्या किया था, 1906 के बाद से ये लोग अंग्रेज़ों का साथ देना चालू कर दिया था। 1906 के बाद में मुस्लिम लीग ये कही थी कि हम कांग्रेस का साथ नहीं देंगे, कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं का पार्टी है, हम अंग्रेज़ों का साथ देंगे। डायरेक्ट ये लोग डायलॉग मार रहे थे कि हम अंग्रेज़ों का साथ देंगे अब, और यही किए। लेकिन जब इनकी मजबूरी आई, अंग्रेज़ों ने इनको एक प्रकार से देखा जाए बर्बाद करना चालू किया, तो इन्होंने फिर से आकर कांग्रेस से ही मिल गए और गांधी से फिर से आपका सहयोग मानना चालू कर दिया। तो इसमें सबसे मुख्य चीज़ ये है कि खिलाफत आंदोलन की जो अध्यक्षता कौन कर रहे थे, महात्मा गांधी कर रहे थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें यह निर्णय लिया गया कि अगर ब्रिटिश सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम सरकार का सहयोग करना बंद कर देंगे। आपको ध्यान रखना है कि 1906 के बाद जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तो ये लोग चाटुकार बन गए थे अंग्रेज़ों के, और ये लोग पीछे पीछे चलना चालू कर दिया था अंग्रेज़ों के। लेकिन बाद में यही बात ये लोग धमकी के रूप में कह रहे हैं कि अगर ये हमारी बात नहीं मानती है तो हम सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन देखा जाए तो खिलाफत आंदोलन सक्सेस नहीं हुआ था, ये फ्लॉप हो गया था। आपको ध्यान रखना है, क्या हुआ था, फ्लॉप हो गया था। आपको ध्यान रखना है क्योंकि अंग्रेज़ों ने इनका कोई बात माना नहीं था और ये चलता चला गया 1922-23 तक, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला था। और बाद में देखेंगे कि तुर्की के पद को भी आपका जब नई सरकार जब वहाँ बनी थी तुर्की में, तो खलीफा के पद को ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब खलीफा का पद नहीं है, वर्तमान में भी खलीफा का पद नहीं है। अब हम देखते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को आप लोग जानते होंगे कि असहयोग का मतलब होता है, एक कब चला था, 1920 में चला था। और देखा जाए तो असहयोग का मतलब होता है सहयोग न करना। एक चीज़ है सहयोग प्लस न करना, इसका मतलब था कि सहयोग न करना अंग्रेज़ों का। इसमें गांधी जी ने एक प्रकार से पहली बार एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन। देखा जाए तो इससे पहले कोई भी इतना बड़ा आंदोलन नहीं चला था, वो भी जन आंदोलन जिसमें जनता ने बहुत भागीदारी लिया था, सभी लोगों ने इसमें भागीदारी लिया था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये बनता है कि पहला सबसे बड़ा जन आंदोलन कौन था,
तो आपको याद रखना है कि असहयोग आंदोलन ही ऐसा आंदोलन था जो पहली बार हुआ था और सबसे बड़ा हुआ था, जो पूरे भारत में बहुत ही पॉपुलर हुआ था। ठीक है, इसका प्रारंभ कब होता है? 1 अगस्त 1920 में होता है। और देखा जाए तो एक बहुत बड़ी दुखद समाचार हुई थी। इसी समय आपका जो बाल गंगाधर तिलक थे उनका मृत्यु हो गया था 1920 में ही। ठीक है, 1 अप्रैल 1920 को ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है, क्वेश्चन भी बन चुका है कई बार, तो आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या था? स्वराज को प्राप्त करना, देश को आपका आज़ादी दिलाना की बात ही की जा रही थी, स्वराज को प्राप्त करने की बात की जा रही थी। इसमें कुछ और चीज़ें थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड को न्याय दिलाना और ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करना। असहयोग आंदोलन का ही सबसे मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करना। मतलब कोई भी व्यक्ति जो सरकारी नौकरी कर रहा हो, चाहे सेना में भर्ती हो, चाहे पुलिस में भर्ती हो, चाहे किसी भी पद पर हो, वो अपना पद छोड़ दे, अंग्रेज़ों का सहयोग ना करे, अपने घर बैठ जाए। इसकी वजह से अंग्रेज़ मजबूरी में आकर भारत छोड़कर चले जाएंगे, या तो हमारे डिमांड को मानेंगे, स्वराज को दे देंगे। इनका मतलब यही था असहयोग आंदोलन को। और देखा जाए तो बहुत दिन तक ये आंदोलन अपने पथ पर चलता चला गया, लेकिन इसमें 2 कंडीशन बताया जाता है असहयोग आंदोलन की असफलता की। पहला ये कि जो लोग जॉब कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, इसमें आपका अंग्रेज़ों का, उनको धीरे धीरे करके पैसे की किल्लत होना चालू हुआ, जो परिवार की परेशानियां चालू हो गई, तो वो लोग क्या किए, इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया, धीरे धीरे अंग्रेज़ों के द्वारा जो नौकरी थी उस पर जाना चालू कर दिए। तो एक बात ये भी कहा जाता है कि मतलब लोग नहीं जा रहे थे और ये असहयोग आंदोलन एक प्रकार से असफलता की ओर बढ़ रही थी। और बाद में गांधी जी को मजबूरी में आकर इसको एक प्रकार से 1922 में समाप्त करना पड़ा था। 5 फरवरी का जो घटना था, आपका देखेंगे कि चौरी चौरा जो घटना थी, चौरी चौरी की घटना जो था आपका 5 फरवरी 1922, इसी दिन एक घटना हुई थी। एक बहाना के तौर पे यूज किया जाता है कि गांधी जी को ये बहाना मिल गया कि चौरी चौरा का घटना जो है हिंसात्मक घटना है, इसकी वजह से इसको ख़त्म कर दिया था। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो आपका मजबूरी में आपको गांधी जी को ख़त्म करना पड़ा था, क्योंकि ये बहुत दिन तक खिंच गया था। और जो लोग एक प्रकार से जॉब कर रहे थे, धीरे धीरे उनके पास मजबूरियां आना स्टार्ट हो गई होंगी और वो एक प्रकार से जॉब पर जाना चालू कर दिए और सभी लोग गांधी जी का साथ छोड़ना चालू कर दिए थे। तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक पहलू और है, देखेंगे एक पहलू और है कि ये बहुत ही अच्छा आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन। देखा जाए तो एक प्रकार से अच्छा से चल रहा था, लेकिन जो चौरी चौरा का घटना अभी बताएं हम 5 फरवरी 1922 में, इसके वजह से जो इसमें हिंसा बहुत ज़्यादा हुआ था। इसमें देखेंगे तो 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। चौरी चौरा का जो घटना हुआ था, 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था गोरखपुर में। इसकी वजह से गांधी जी को बहुत ही चोट लगा था और ये नहीं चाहते थे कि हिंसा हो, और इसके वजह से इसको इन्होंने वापस ले लिया था। और देखा जाए तो बहुत लोग एक प्रकार से जब असहयोग आंदोलन वापस हुआ था तो बहुत लोग, जवाहरलाल नेहरू आपका देखेंगे कि कई लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था कि गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसमें। देखिए 1 अगस्त है इसका डेट, 1920 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी और इसका उद्देश्य क्या था, स्वराज को प्राप्त करना, जलियांवाला बाग हत्याकांड को न्याय दिलाना, और तीसरा क्या है, ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करना। लेकिन देखा जाए आगे आंदोलन का जो प्रभाव है, देखा जाए क्या क्या है। छात्रों द्वारा शिक्षण संस्थान का बहिष्कार, वकीलों द्वारा न्यायालय का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं जलाया जाना। तो इसमें एक प्रकार से
एक नया तरीका अपनाया गया था कि किस तरीके से हमें उनका सहयोग नहीं करना है। तो बच्चे स्कूल संस्थान छोड़ दिए, आपका वकील न्यायालय छोड़ दिए और आपका विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया गया और उसको जलाया भी गया था। लेकिन कुछ लोग एक प्रकार से कुछ वक्तव्य है, देखा जाए क्या है, असहयोग आंदोलन के द्वारा विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी है। एक कौन कह रहे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो ये एक प्रकार से जान सकते हैं कि किसने कहा था कि निष्ठुर। एक क्वेश्चन भी बना है, हम पिछले एग्जामों में देख चुके हैं कि ये जो आपका वक्तव्य है रविन्द्रनाथ टैगोर का, एक क्वेश्चन बन चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड की वजह से महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। मतलब 5 फरवरी को ये घटना हुआ था चौरी चौरा का, और दूसरा आपका 12 फरवरी को इसको वापस ले लिया गया था। आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये डेट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 फरवरी तो है ही, लेकिन आपको 12 फरवरी 1922 का असहयोग आंदोलन वापस लेना भी आपको याद रखना है। ठीक है, 7, 5, 12 एक हफ्ता जोड़ लेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, 7 दिन का गैपिंग है बीच में। इसमें कई लोगों ने एक प्रकार से विरोध प्रकट किया था। मोतीलाल नेहरू ने, आपका देखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, आदि क्रांतिकारियों ने जो असहयोग आंदोलन को वापस लेने पर विरोध जताया था गांधी जी का। बहुत ज़्यादा एक प्रकार से देखा जाए गांधी जी का अपमान भी किया गया था, इनकी बेइज्जती भी किया गया था कि इनको वापस नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, देखा जाए 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। 6 साल जेल की सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण 5 फरवरी 1924 में इनको रिहा कर दिया गया था। अब अंग्रेज़ों का क्या मतलब था इनको गिरफ्तार करना, क्या नहीं करना, ये आपको जानना चाहिए कि इनको 10 मार्च को ही गिरफ्तार कर लिया गया, 1922 को ही। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। ये चौरी चौरा का घटना जो 5 फरवरी 1922 को होती है, इसको देख लेते हैं। ये गोरखपुर में हुई थी। देखा जाए तो हिंसा हुई थी, ये हिंसात्मक घटना थी। क्या घटना थी? हिंसात्मक घटना थी। और यह घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान हुआ था। ठीक है, यहीं पर हुआ था, आपको ध्यान रखना है कहाँ हुआ था। चौरी चौरा जो नामक स्थान है कहाँ है? गोरखपुर में ही है। इसमें क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन में ही लोग प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने क्या किया था? बहुत ज़्यादा गोली चला रही थी और बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रही थी जनता को। इसके आक्रोश में जनता ने क्या किया था? उल्टा थाने को घेर लिया, थाने में आग लगा दी और 22 लोग मारे गए, इसमें जिंदा जल गए थे। ठीक है, और इसी के विरोध में देखेंगे कि 12 फरवरी को आपका असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। आप देखेंगे कि इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड रेटिंग थे। ये भी याद रखना है आपको क्या कि जिस समय आपका असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था, इस समय कौन आपका वायसराय था? लॉर्ड रेटिंग था। आपको ध्यान रखना है क्योंकि पूछा जाता है जो मुख्य मुख्य घटनाएं हुए हैं आपका, उनके विषय में पूछा जाता है कि उस समय आपके वायसराय कौन थे। अब देखते हैं स्वराज पार्टी, थोड़ा शॉर्ट में इसको देखते हैं। स्वराज पार्टी, इसकी गठन के बारे में बताया जाता है, इसकी डेट बताया जाता है और पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में आपका देखेंगे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ये नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखा जाए किसने मिलकर किया था स्वराज पार्टी का गठन? तो चित्तरंजन दास और आपका मोतीलाल नेहरू ने किया था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये डेट भी याद रखिए कि 1 जनवरी 1923 को। ठीक है,
तो सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। और सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, तो नेक्स्ट में चलते हैं। देखा जाए तो 16 जून 1925 को तेज बुखार के कारण चित्तरंजन दास का निधन हो गया, जिसके कारण यह आंदोलन कमज़ोर हो गया। तो आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है आपको। चित्तरंजन दास का जो आपका मृत्यु है कब हुआ था? 16 जून 1925 को हुआ था, तो ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आंदोलन की तरफ चलते हैं। साइमन कमीशन। देखिए, साइमन कमीशन जो एक प्रकार से आया था, भारत में बना कब था ये और आया कब था, इसकी डेट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखा जाए तो साइमन कमीशन जो है 8 नवंबर 1927 में इसको बनाया गया था। गठन कब किया गया था? 8 नवंबर 1927 में इसका गठन किया गया था। और इसकी आगमन कब हुआ था? देखा जाए तो 28 में आया था, 1928 में आया था। और इसका विरोध भी बहुत किया जा रहा था। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में 1927 में इसे बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। बना था तभी जाकर बाद में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो इसके बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। देखेंगे सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन मुंबई में आया। कुल इसमें कितने सदस्य थे? 7। और एक प्रकार से देखा जाए 7 अंग्रेज थे। कौन थे? 7 अंग्रेज थे। इसी की वजह से बहुत ज़्यादा विरोध भारत में हो रहा था, क्योंकि ये माना जाता था कि ये सभी वाइट मैन हैं और ये लोग जो निर्णय लेंगे एक प्रकार से अपने पक्ष में ही लेंगे। भारत के पक्ष में कैसे ले सकते हैं, क्योंकि ये सभी अंग्रेज हैं। ठीक है, और इसी को जैसे देखेंगे कि इनको व्हाइट मैन कमीशन भी बोला जाता था। आपको ध्यान रखना है। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध करते समय लाला लाजपत राय पुलिस की लाठियों से घायल होकर गए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। आपको ध्यान रखना है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी? तो आपको लाठी के चोट से हुआ था, वो भी 1928 में आपका साइमन कमीशन का विरोध करते हुए। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। साइमन कमीशन 2 बार आया था। जैसे देखा जाए तो जांच करने के लिए 2 बार आया था। 1928 में भी आया था, 1929 में भी भारत आया था। देखेंगे कि जो आपका लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी, इसके वजह से देखेंगे कि आपके भगत सिंह ने बदला भी लिया था इस मौत का। आपको ध्यान रखना है। सैंडर्स की जो हत्या हुई थी आपका 1929 में, देखेंगे इन्हीं का बदला लिया गया था आगे। और एक वक्तव्य है, थोड़ा देख लीजिए। सर शिव स्वामी अयंगर ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट को रद्दी की काग टोकरी में फेंकने लायक बताया था। तो ये कुछ शब्द हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और पूछा भी जाता है। तो कौन बोला है? सर शिव स्वामी अयंगर ने। और रद्दी की कागज़ जो फेंकने में लायक हैं, तो आपको ये भी याद रखना है कौन बोला था, क्या बोला था। नेक्स्ट चलते हैं। डांडी मार्च। देखा जाए तो जो डांडी मार्च है इसके विषय में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। इसको डांडी मार्च या नमक सत्याग्रह जानते हैं। ये 1930 में चालू हुआ था। देखा जाए तो देखिए, गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती जो आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ, ठीक है, 24 दिन की पद यात्रा की और 390 किमी की दूरी चलकर 6 अप्रैल को कानून तोड़ा था। देखिए, इसमें कई क्वेश्चन बने हैं, बनता भी है और आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी बनेगा। ये जो आपका डेट है या जगह है या अनुयायी हैं, मतलब कितने अनुयायी हैं और कितने दिन तक है और कितने किलोमीटर है, सभी क्वेश्चन बन चुके हैं। ये हम लोग के सामने से गुजरे हैं क्वेश्चन, आपको भी याद रखना है। और ये सभी क्वेश्चन बनते हैं, आपको ध्यान रखना है
कि कब इन्होंने तोड़ा था, और दांडी मार्च के बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने एक नया आंदोलन चालू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, देखा जाए तो अंग्रेजों ने क्या किया था, नमक पे भी कर लगा दिया था। जो नमक कानून, जो नमक बनाते हैं वहाँ के किसान नमक, तो उनको भी बहुत परेशानी हो रही थी। इसी की वजह से गांधी जी ने इसका सहयोग करने की कोशिश किया था। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को देख लेते हैं। गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया समाचार पत्र के माध्यम से 11 सूत्री मांगे सरकार से किए। इस मांग को पूरा करने के लिए 31 जनवरी आपका 1930 तक का समय दिया गया था। ठीक है, इनकी क्या थी, 11 सूत्री मांग थी सविनय अवज्ञा आंदोलन में आपका। इरविन ने गांधी जी की मांग को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, और इसलिए 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। और देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू होने के बाद अंग्रेज घबरा गए थे और बाद में गांधी इरविन समझौता करना पड़ा था। जो इरविन था, लॉर्ड इरविन था, उन्होंने आकर गांधी जी से मिलने की कोशिश किया था और समझौता भी हुआ था। इसी वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया गया था 1931 में। देखिए 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की 11 सूत्री मांगों को मान लिया था, स्वीकार कर लिया था। इसी को गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये डेट भी, ये आपको नाम भी आपको याद रखना है। और कब हुआ था, 5 मार्च आपका 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। ये गोलमेज सम्मेलन है, एक प्रकार से इंग्लैंड में हो रहा था आपका, और ये ज़्यादा इसके इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको डेट याद रखना है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था ये याद रखना है, आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। और एक कुछ चीज़ें और पूछा जाता है, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको याद रखना है कौन, रैमजे मैकडोनाल्ड, आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है। और 1928 से लेकर 1929 के बीच साइमन कमीशन 2 बार भारत आया था। ये जो साइमन कमीशन आया था, ये आपका पूर्व की बातों को लेकर ही गोलमेज सम्मेलन हुआ था, भारत के निर्णय लेने के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है। 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, इस रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया के लिए। ठीक है, ये जो रिपोर्ट थी आपका गोलमेज सम्मेलन में ही प्रस्तुत किया गया था। देखा जाए 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। तो आपको ये डेट याद रखना है, ये डेट पूछा जाता है। इसमें गांधी जी नहीं गए, मतलब भारत का कोई प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था। भारत का जो कांग्रेस था वो भी इसमें अपना पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि किसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, और पहले में कितने सदस्य थे, 89 सदस्य गए थे वहाँ पे, आपको ध्यान रखना है। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था, देखा जाए क्या है आखिर। गांधी जी के 11 सूत्री मांगों को यंग इंडिया एक प्रकार से को पूरा करने के लिए इरविन ने एक समझौता किया था। इसी में देखा जाए तो जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, तो जो इरविन था इसने रिक्वेस्ट किया था गांधी जी से कि आप जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा है उसमें अपनी परेशानी को बताइए, आपके परेशानी को माना जाएगा। तो इसकी वजह से देखेंगे आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन भी खत्म कर दिया गया था। गांधी जी इनके बातों को मानते हुए गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लिया था। और एक क्वेश्चन बनता है कि आपका भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। तो आपको याद रखना है कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया था, गांधी जी किए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन एक प्रकार से देखा जाए असफल रहा था, क्योंकि इसमें गांधी जी गए थे लेकिन कोई महत्व नहीं था। देखिए 5 मार्च 1931 को गांधी जी लंदन गए, लेकिन सांप्रदायिक समस्याओं के विवाद होने के कारण दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन असफल रहा, तो आपको याद रखना है दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
तीसरे का सिर्फ डेट याद रखिए और कौन सा समय, इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन में एक प्रकार से ये भी असफल ही रहा था देखा जाए तो। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन ऐसे व्यक्ति जो आपका तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो एक प्रकार से देखा जाए तो भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये भारत के ही थे, लेकिन भारत का प्रतिनिधित्व न करके एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे जो आपका देखा जाए अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की विवाद था उसको सुलझाने के लिए ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट में भारत छोड़ो आंदोलन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। देखा जाए इतनी समय देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध चला रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 से लेकर 1945 तक चला था। इसकी वजह से भारत छोड़ो आंदोलन एक प्रकार से चलाया गया था कि इस समय अंग्रेज़ों को हम चाहेंगे तो खदेड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है क्या क्या हुआ था। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक मुंबई के ग्वालियर टैंक में बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। तो आपको याद रखना है अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी अध्यक्षता किया था। ठीक है, गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो कांग्रेस ने आपका 8 अगस्त को पारित कर दिया था। 8 अगस्त 1942 को इसको पारित कर दिया गया था, आपको ध्यान रखना है। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। हर शब्द का महत्व है, हर शब्द का एक प्रकार से क्वेश्चन भी बनता है, आपको ध्यान रखना है। जो 1942 का आपका भारत छोड़ो आंदोलन है, इसी में कहा गया था करो मरो। किसने बोला था? महात्मा गांधी। ये भी पूछा जाता है एक कब इसको बुलाया गया था? 7 अगस्त को। 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित कर दिया गया। आई डेट कब निर्धारित किया गया था? 9 अगस्त के लिए बुलाया गया था। ठीक है, कि 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन एक प्रकार से जारी होगा, आपको ध्यान रखना है। देखिए, आंदोलन घोषणा के 9 अगस्त 1942 को ही 12 बजे रात से ही एक प्रकार से देखा जाए ऑपरेशन जीरो हावर्स देखा जाए तो 8 अगस्त को कांग्रेस ने इसको पारित कर दिया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को चालू होगा। लेकिन अंग्रेज़ों का एक बहुत बड़ा चाल रहा है कि किसी भी आंदोलन को दबाने के लिए एक प्रकार से ये तैयार रहते थे, और यही काम इस बार भी किया है, एक ऑपरेशन जीरो आवर्स। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, इसमें क्या किया गया, सभी जो मुख्य आपका नेता थे, जो अगुआ थे, जो आगे रहने